काला पानी। लेकिन सोचिए, आज जब हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? ब्यूटीफुल बीचेस और एक बढ़िया हॉलिडे बिताने की जगह। लेकिन करीब 100 साल पहले यही जगह हमारे भारत के फ्रीडम फाइटर के लिए किसी नर्स से कम नहीं थी। एक ऐसी जगह जहाँ से कोई वापस नहीं लौट सकता था। लोग इसे कहते थे काला पानी। लेकिन सोचिए, अंग्रेजों को ऐसी जेल बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी? और वहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर के साथ ऐसा क्या क्या हुआ जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आइए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे सीक्रेट जो आपकी टेक्स्ट बुक में आपसे छुपाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1857 के पहले स्वतंत्र संग्राम के बाद। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अगर इन क्रांतिकारियों को मेनलैंड इंडिया की रेगुलर जेल्स में रखा तो वहाँ के आम लोग और दूसरे कैदी इंस्पायर होंगे और जेल तोड़कर बगावत करेंगे। इसका उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। सभी रेवोल्यूशनरी लीडर को भारत के मेनलैंड से 1200 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में एक आइसोलेटेड आइलैंड पर भेजो। 1896 से 1906 के बीच में बनाई गई सेलुलर जेल। इस जेल का नाम सेलुलर जेल क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें कोई सेलेक्टिव बैरियर नहीं थी। इसमें टोटल 696 इंडिविजुअल सेल थे। हर सेल का साइज 13.5 इंटू 7.5 फीट था। लेकिन इसका आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा खतरनाक था। हर विंग का मुंह सेंट्रल वॉच टावर की तरफ था, लेकिन एक सेल का दरवाजा दूसरे सेल के दरवाजे के ठीक पीछे खुलता था। मतलब एक कैदी चाहे भी तो दूसरे कैदी का चेहरा नहीं देख सकता था। अंग्रेजों का टारगेट सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं था, उनका प्राइमरी गोल था इंसान को इतना अकेला कर दो कि उसका दिमाग ही उसका दुश्मन बन जाए। इस जेल का सुपरिटेंडेंट था डेविड बेरी, एक रूथलेस ऑफिसर जो कैदियों को इंसान नहीं समझता था। जब भी कोई कैदी पोर्ट ब्लेयर पोर्ट पर उतरता, बेरी का एक ही डायलॉग होता था, यहाँ का भगवान मैं हूँ। यहाँ से बाहर सिर्फ दो चीजें जाती हैं, या तो तुम्हारी माफी या तुम्हारी लाश। जेल में आते ही फ्रीडम फाइटर को 3 तरह के इनह्यूमन रूटीन से गुजरना पड़ता था। पहला था टोलू का काम। आमतौर पर तेल निकालने के लिए बैल का यूज होता था, लेकिन सेलुलर जेल में बैल की जगह हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जोता जाता था। हर कैदी को रोज सुबह से शाम तक बिना रुके घूमकर 30 पाउंड लगभग 13.6 किलोग्राम सरसों या नारियल का तेल निकालना होता था। अगर कोई थक कर गिरता तो चाबुक बरसाए जाते थे। दूसरा था नारियल के छिलके पीटना। नारियल के कच्चे छिलकों को लकड़ी के हथौड़े से पीट पीट कर रस्सी बनाने लायक रेशा बनाना होता था। शाम तक हाथों की खाल छिल जाती थी और उनमें से खून निकलने लगता था। तीसरा था खाना और पानी की रियलिटी। रोज का खाना था कच्चा दलिया, जिसमें कीड़े और जंग लगे बर्तन का पानी होता था। पीने के पानी पर स्ट्रिक्ट कोटा था, सिर्फ 2 से 3 मग्गा रोज। गर्मी और पसीने के दौरान इतना कम पानी सीधा आपके डिहाइड्रेशन और किडनी पर इफेक्ट करता था। अगर कोई कैदी कोटा ना पूरा करे और गार्ड से सवाल पूछे तो उसके लिए अलग अलग लेवल की सजाएं तैयार थी। पहला था स्टैंडिंग हैंडकफ। कैदी के दोनों हाथ ऊपर दीवार या लोहे के सरिये से बांध दिए जाते थे। उन्हें लगातार 7 दिन तक रोज 6 से 8 घंटे खड़े रहना पड़ता था। बैठने या सोने पर सीधा शोल्डर डिसलोकेट होने का डर होता था। दूसरा था लोहे की पट्टियां। दोनों टांगों में लोहे की ऐसी रिजिड पट्टियां बांध दी जाती थी जिससे अपना बेड नहीं हो सकता था। कैदी ना ठीक से चल सकता था ना बैठ सकता था। तीसरा था कोड़े मारना। एक ट्रायंगुलर वुडन फ्रेम पर नंगा करके बांधा जाता था और लेदर के चाबुक से तब तक मारा जाता था जब तक पीठ की चमड़ी न फट जाए। लेकिन अंग्रेज एक चीज भूल रहे थे, आप शरीर को जंजीरों में जकड़ सकते हो लेकिन विचारों को नहीं। जब हद पार हो गई तो क्रांतिकारियों ने अपना आखिरी शस्त्र उठाया, जिसका नाम था हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल। 1933 की ऐसी ही एक हिस्टोरिक हंगर स्ट्राइक में शामिल थे महावीर सिंह, जो भगत सिंह के क्लोज एसोसिएट और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के कॉन्विक्ट थे। जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए फोर्स फीडिंग शुरू की। कैदियों को जमीन पर 4 से 5 लोग दबाकर पटकते थे। नाक में रबर ट्यूब डाली जाती थी और दूध पाइप के जरिए पेट में उतारा जाता था। और जब 17 मई 1933 को महावीर सिंह के नाक में जबरदस्ती ट्यूब डाली गई तो ट्यूब गलती से उनके पेट की जगह लंग्स में चली गई। दूध सीधा उनके लंग में भर गया। कुछ ही घंटों में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसी स्ट्राइक के दौरान 2 और फ्रीडम फाइटर मोहन किशोर नामा दास और मोहित मोहित्रा की भी जबरदस्ती फीडिंग के दौरान मौत हो गई।
जब ये खबर मेनलैंड इंडिया तक पहुंची तो इसने पूरे देश को हिला दिया। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी समेत कई नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। जेल के अंदर बाकी कैदियों ने भी हर दिन अपनी जान दांव पर लगा दी थी। आखिरकार 1937 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वापस मेनलैंड ट्रांसफर किया गया और सेलुलर जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखने पर बैन लगा दिया। दोस्तों, आज सेलुलर जेल एक नेशनल मेमोरियल है। वहाँ हर दीवार उस बलिदान की गवाह है जो हमारी आज़ादी के लिए दिया गया था। हमारे फ्रीडम फाइटर ने आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान गंवा दी। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने फ्रीडम फाइटर को और वो हमेशा अमर रहें। जय हिंद, जय भारत।